नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड्स को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम चलते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं आप लोगों से इस कार्यक्रम का फीडबैक लेना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि ये कार्यक्रम आप लोगों को किस तरीके से लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आज के इस एपिसोड में ज्योग्राफी से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कारकों की भूमिका का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न में लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कारकों की भूमिका का उदाहरण सहित विश्लेषण करना है। इसमें वर्ड लिमिट नहीं दी गई है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसका उत्तर 250 वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए और इसमें एक दो डायग्राम भी दिए जाने चाहिए। पहले समझ लेते हैं कि किसी भी बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति या बिजली की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ऐतिहासिक कारक हो गए और औद्योगिक नीति जैसे कारक होते हैं जो किसी भी उद्योग के लिए सामान्य रूप से निर्धारक कारक होते हैं। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए भी यही सारे कारक उत्तरदायी हैं। इसके साथ साथ एक दो इमेजेस को भी बना देंगे लौह इस्पात उद्योग से संबंधित, उनसे बात और बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों को ये इमेजेस दी गई हैं। ये इमेजेस एनसीईआरटी जो 12th क्लास की है ज्योग्राफी की, भारत लोग और अर्थव्यवस्था नाम की, वहां से ली है। इसमें देखेंगे आप लोग, जैसे इसमें टिस्को के बारे में जानकारी दी गई है कि जमशेदपुर में लोकेटेड है। उसके आसपास कच्चे माल के रूप में मैग्नीज, लौह कोयला मिलता है। रेलवे ट्रैक भी है। स्वर्ण रेखा, खरकई नदियों से जल भी उपलब्ध होता है। तो इस तरीके का एक दो अगर डायग्राम बना दिया जाएगा तो इससे उत्तर का वैल्यू एडिशन हो जाएगा और बात और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेगी। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने अपने उत्तर में क्या लिखा है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इस उत्तर की पूर्ति के लिए ये सारे डायग्राम्स बनाना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए एक दो ही बना दिए जाएंगे, उनसे भी बात पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो अभी जिन कारकों की हम लोगों ने चर्चा की, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता हो गया, शक्ति या बिजली की उपलब्धता हो गया, बाजार परिवहन साधनों की उपलब्धता हो गया, उनको लिख देंगे तो बात बन जाएगी। इसने लिखा है, शुरुआत की है, लौह इस्पात उद्योग सकल कच्चे माल पर आधारित एक ऐसा उद्योग है जिसमें कच्चे माल के रूप में लौह के साथ कोयला, मैग्नीज तथा चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ये बात ठीक है। लौह को गलाकर लोहा में बदलने के लिए, लोहे में बदलने के लिए होना चाहिए, लौह को गलाकर लोहे में बदलने के लिए। इस बच्चे को जहां जरूरी है वहां बिंदी लगाने की आदत नहीं है। लोहे में बदलने के लिए कोयले का अधिक मात्रा में, कोयले का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसलिए उद्योग को कोयला तथा लौह अयस्क के समीप स्थापित किया जाता है। एक इस बच्चे ने डायग्राम बनाया है, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर। ये विजिबल नहीं है, मैग्नीज, क्रोमियम, इधर इस्पात लिखा हुआ है। ठीक है। ये आगे लिखा है, जैसे जमशेदपुर, भिलाई तथा सलेम में लौह अयस्क के समीप तथा दुर्गापुर तथा बोकारो में
कोयला के समीप। इस बात के आगे इस बच्चे ने इस पैराग्राफ को लिखा है। ठीक है ये। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जैसे विकासशील देशों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए, स्पेलिंग में एरर्स हैं इस कॉपी में, प्राथमिकता देते हुए द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में यहां कच्चे माल के समीप लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया तथा विकेंद्रीकरण नीति के तहत कच्चे माल के स्रोत से दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह के समीप लौह अयस्क उद्योग को स्थापित किया गया। ठीक बात है ये। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त स्क्रैप को प्राथमिकता देते हुए बाजार के समीप मिनी स्टील प्लांट, मिनी नहीं मिनी स्टील प्लांट को भी स्थापित किए गए। मिनी स्टील प्लांट भी स्थापित किए गए। भारत की इस्पात नीति 2017 के अंतर्गत स्थानीय बाजार में इस्पात की मांग में वृद्धि के साथ उसकी आपूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उद्योग की स्थापना की योजना बनाई गई है, जिससे भविष्य में बाजार के समीप मिनी स्टील प्लांट की स्थापना की संभावना बढ़ती है। और इसके बाद इस बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है। इस पूरी कॉपी में अगर कारकों की बात करें, एक तो बात लिखी है कच्चे माल के बारे में और दूसरी बात लिखी है बाजार के बारे में। उसके अलावा किसी भी कारक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इस प्रश्न के उत्तर को लिखा जाना चाहिए था 250 शब्दों में और एक दो डायग्राम भी दिया जाना चाहिए था। डायग्राम मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हुए थे, जिनसे कारकों का और उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण मिल जाता। तो कोई ऐसा डायग्राम भी नहीं मिला। उसके साथ साथ ये उत्तर इनकम्प्लीट भी है। परिवहन के साधनों, जल की उपलब्धता, औद्योगिक नीति, श्रम की उपलब्धता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी चीज़ है कि इसमें स्पेलिंग की एरर्स भी बहुत हैं और ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने इस उत्तर को बिना पढ़े हुए केवल अंदाजे से, केवल अनुमान से लिखने का प्रयास किया है। तो इसमें मार्क्स की बात देख लेते हैं, फिर कुछ बातें और समझेंगे। पहले भाग के लिए यहाँ पर 1.5 मार्क्स दिए जा सकते हैं क्योंकि 15 नंबर का ये प्रश्न है। एक नंबर दूसरे भाग के लिए, और यहाँ पे भी कुछ बातें लिख दी हैं जो कोरिलेट हो रही हैं आंसर से। वैसे ये केवल सामान्य बातें हैं, कोई ठोस, कोई कंक्रीट बात नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया है। तो इस बच्चे को मिलते हैं 3.5 मार्क्स। और ये एक पुअर आंसर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे ने ठीक से पढ़ाई करके या इस विषय पर लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ के ये उत्तर नहीं लिखा है, केवल अनुमान से कुछ बातें, कुछ सामान्य बातें लिख दी हैं। तो और इसकी कॉपी में स्पेलिंग का भी काफ़ी गलतियां मुझे मिली हैं। तो इसको सलाह दी जाएगी कि पहले तो जिस विषय पे आप उत्तर लिख रहे हैं उस विषय को ठीक से पढ़ें, उसके बारे में पहले जानकारी जुटाएं और क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करें और जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो तो वहाँ पर डायग्राम भी बनाएं और स्पेलिंग की एरर्स भी कम करें। और इस उत्तर की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये उत्तर इनकम्प्लीट भी है,
क्योंकि इसमें कच्चे माल और बाजार के अलावा किसी अन्य कारक के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो इसको सलाह दी जाती है कि किसी भी विषय पर जिस पर आप लिख रहे हैं उसके बारे में पहले कंप्लीट जानकारी जुटाएं, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से और संपूर्ण विश्लेषण करें। और इस उत्तर को लेने का एक उद्देश्य ये भी था, मैं जानता था कि उत्तर इनकम्प्लीट है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस एपिसोड में लेने का एक उद्देश्य ये भी था कि बच्चे प्रश्न का उत्तर लिखते तो हैं, लेकिन आधा अधूरा उत्तर लिखते हैं और सामान्य सी बातें लिखते हैं और उसके बाद ये कंप्लेंट करते हैं कि मैंने लिखा तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले। तो इस प्रश्न को लेने का इस एपिसोड में यही उद्देश्य था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जिस भी प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख रहे हैं उसका क्रमबद्ध विश्लेषण करें और पूरा विश्लेषण करें। उत्तर में एक दो बातें लिखकर ही केवल सामान्य शब्दों से काम न चलाएं। उत्तर में ठोस कंक्रीट बातें लिखें और संपूर्ण विश्लेषण करें। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।